नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कल प्रधानमंत्री मोदी ने G20 का लोगो जारी किया। वो लोगो है कमल के फूल का। बस इसी बात पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी खुद को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाया और कहा कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प कांग्रेस सरकार ने ही बनाया था। बीजेपी कह रही है कि देश के प्रतीकों का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। वैसे उनको कष्ट भले ही हो, परंतु यह सत्य है कि यदि हमें इंटेलेक्चुअल सुपर पावर बनना है या इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, तो लक्ष्मी जी भी कमल पर विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पर विराजती हैं। तो जो कमल का विरोध करने की बात करते हैं, तो ये निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति एक और अवमानना का प्रतीक है। अब यदि मैं उनसे पूछना चाहूं, किसी जमाने में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा होता था, तो गाय भारतीय संस्कृति की प्रतीक नहीं थी। और यहां पर विषय फिर एक बार संवैधानिक विषय पे राजनीति करने का है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? हम सब ने पढ़ा है स्कूल में, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। मतलब राष्ट्रीय पुष्प होगा और उसके ऊपर आपको राजनीति नजर आएगी। यह दर्शाता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद के किसी भी तत्व के प्रति आपके मन में कितनी अवमानना है, और उसको लेट डाउन करने के लिए आप किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं। और अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि यह भारत के राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कमल या लोटस का चयन जब हुआ था, तो किसकी सरकार थी? अपने ही। चलिए, हमारे प्रति तो आपके मन में जो भाव है, अरे अपने पूर्वजों के कार्य के प्रति तो थोड़ा सम्मान रखिए। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म। हिंदू शब्द कहां से आ गया है? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में, विकिपीडिया में देखो, पर्शियन कहां से आ गया शब्द? आपका नहीं है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा, सांसद बीजेपी, रोहन गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। रोहन गुप्ता जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कमल पर यह सियासी घमासान क्यों है? आरोप आप पर लग रहा है कि आप संवैधानिक विषयों पर भी राजनीति करते हैं। देखिए, संवैधानिक विषयों पर राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं, भाजपा करती है और हमेशा से करती आई है। हमने कई बार देखा कि भाजपा को जब भी मौका मिला, वो प्रधानमंत्री जी की पब्लिसिटी की बात हो या भाजपा की पब्लिसिटी की बात हो, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि बात देश की है। उन्होंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने प्रचार पे ध्यान दिया। मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहूंगा। भारत की एक स्कीम है, भारतीय जन औषधि परियोजना, राइट? ये मैं आपके सामने, दर्शकों के सामने ये रखना चाहूंगा। उसमें क्या हाईलाइटेड है? आपके सामने है भाजपा, भारतीय जन औषधि परियोजना। क्या ये भाजपा का प्रचार नहीं है? देश की स्कीम है। कोई भी पार्टी सत्ता में हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पार्टी का प्रचार इस तरीके से दुरुपयोग करके करें। दूसरी बात, कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, पूरे विश्व में हम एकमात्र देश हैं जहां पे प्रधानमंत्री जी की फोटो सर्टिफिकेट पे है। ये देश की बात है, सरकार की बात है। आप भारत सरकार लिखिए, पूरे देश की बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, मैं आपको उसकी बैग है, जो मुश्किल से लोगों ने अपना जीवन बचाया कोविड काल में, सरकार कुछ नहीं कर पाई, उनको जो अन्न की बैग दी गई, उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी की तस्वीर। तो क्या आपको नहीं लगता है? और एक तस्वीर, 5,000 करोड़ इस सरकार ने विज्ञापन के पीछे खर्च किए हैं। तो जब हम सवाल उठाते हैं, मुद्दा यहाँ पे नियत का है। आपको जब मौका मिलता है तब आप अपना प्रचार करते हैं, आप कभी देश की तो बात कीजिए। ये नैतिकता की बात है बाची जी, ये बात यहाँ पे मुद्दा और कोई नहीं। मैंने जो आपको 5 चीजें दिखाई है, क्या ये प्रचार नहीं है?
जो सरकार आपदा में भी अवसर ढूंढती हो, कोविड काल में भी अपना प्रचार करती हो, एक भी प्रचार का मौका नहीं ढूंढती हो, जो जन औषधि परियोजना है उसमें भी अपना प्रचार करती हो, उसे आप अपेक्षा क्या ठीक रखेंगे? है रोहन गुप्ता जी, आपने जो सवाल उठाए इनका जवाब राकेश सिन्हा जी देंगे कि पीएम मोदी का चेहरा क्यों है और आपने जो वो हाईलाइटेड भाजपा दिखाया वो क्यों है, इसका जवाब मैं राकेश जी से लूंगी। लेकिन ये जो लोगो है इस पर तो कमल का फूल है, और कमल का फूल सिर्फ बीजेपी का चुनाव चिन्ह तो नहीं है ना रोहन जी, ये तो हमारा राष्ट्रीय फूल भी है ना। नहीं, मुद्दा यहाँ पे मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मानसिकता की बात है। देखिए, आप एक स्पेसिफिक चीज में जाने की बजाय आप उसको ओवरऑल जब देखेंगे, 5,000 करोड़ का जो सरकार खर्च करती है, मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिखाया। ये एक एग्जाम्पल की बात नहीं है, ये सरकार 8 साल से शासन में है। जब जब भी मौका मिला है तब उन्होंने स्वयं का प्रचार किया है, तो देश की जनता कैसे भरोसा करे? मैं मानसिकता की बात कर रहा हूं, आप स्पेसिफिक बात करेंगे, कमल का फूल है, कमल तो प्रचार का उनका वो भी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो सरकार आपदा में भी अवसर ढूंढती हो, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन देखिए इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता रोहन गुप्ता जी कि जो कमल का फूल है वो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, लेकिन उससे पहले इस देश का राष्ट्रीय फूल भी है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राकेश सिन्हा जी, जो आरोप आप पर रोहन गुप्ता जी लगा रहे हैं वो कह रहे हैं देखिए इस बात से आपत्ति नहीं है, आपत्ति आपकी मानसिकता से है, क्योंकि आप हर एक चीज में सिर्फ और सिर्फ प्रचार करना जानते हैं, आप ब्रांडिंग करना जानते हैं, बाकायदा पोस्टर लेकर बैठे हैं। रोहन जी देखिए, मैं तो शुक्रगुजार हूं रोहन गुप्ता जी का, इन्होंने देश के लोगों को एक चीज याद दिलाया कि जन औषधि केंद्र क्या है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री जी की दृष्टि से जन औषधि केंद्र खोला गया। जब उन्होंने इसका नाम लिया तो इसका लाभ तो लाखों लोगों को मिल ही रहा है। मैं एक पंक्ति आपके दर्शकों को बता दूं जो शायद लाभ न ले पा रहे हों। इसमें ऑथेंटिक मेडिसिन ऑथेंटिक प्राइस में कम दर में मिलता है, और ऐसी व्यवस्था स्वतंत्र भारत में उन लोगों के लिए ज्यादा लाभदायक है जिनको कांग्रेस ने दशकों से गरीबी रेखा के नीचे रखकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया, कभी गरीबी हटाओ के नाम पर, कभी मनमोहन सिंह जी के उदारीकरण के नाम पर। अब मैं आता हूं कमल के फूल पर। पहली बार नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से लगातार कांग्रेस उस आम सहमति के प्रतिकूल काम करे जिस आम सहमति में विदेश नीति और कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की परिस्थितियों के बीच में किसी प्रकार का विवाद पैदा करने का नहीं रहा। कांग्रेस के रिजिम में अनेक ऐसे जेन्युइन अवसर आए जब भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य पार्टियों ने चुप्पी साधी। आज G20 के लोगों पर विवाद करके, मान लीजिए कि इनकी बात सत्य है, G20 के लोगों पर विवाद करके आप दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या ये आंतरिक मामला है? क्या केरल, राजस्थान और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की बैठक है? G20 का महत्व क्या है ये कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है। भारत ने G20 में कितना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया यह कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं है। और कमल तो ब्रह्मा जी के नाभि का है। अब कहिए ब्रह्मा जी का फोटो जहां भी लगेगा उसको हटा दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार होता है। जो पोस्टर उन्होंने दिखाया है वो राकेश सिन्हा जी, आपने शुरुआत की भारतीय जन औषधि केंद्र की विशेषताएं बताते हुए। जी जी, मैं अपनी बात बता दूं। देखिए क्या है कि ये कमल पर तिरंगा झंडे के निशान है इस लोगो में। इससे कमल प्रॉस्पेरिटी का द्योतक होता है। G20 उस प्रॉस्पेरिटी को रिफ्लेक्ट करता है, और उस कमल को भारत के पुष्प को, जिसको संस्कृति में पुष्प राज कहा जाता है, यानी फूलों का राजा कहा जाता है, ठीक है, उस रूप में तिरंगा झंडे के सिंबल के साथ लोगो तैयार किया गया है। इस पर कांग्रेस को आपत्ति है, तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस का झंडा है और जो राष्ट्र का तिरंगा झंडा, तीनों के रंग एक समान, यानी राष्ट्रपति भवन पर, प्रधानमंत्री निवास पर, हमारे आपके घर पे तिरंगा फहर रहा है, तो कांग्रेस का हम प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात ठीक है राकेश सिन्हा जी, लेकिन जो पोस्टर दिखाए, सुनिए एक सेकंड, सुनिए सर, आपने जो पोस्टर अभी देखे होंगे रोहन गुप्ता जी, जो पोस्टर दिखा रहे हैं उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि जन औषधि केंद्र अच्छी बात है, इस देश के लिए आपने शुरुआत की, आपके हमारे इस देश के प्रधानमंत्री के विजन में उसकी शुरुआत हुई, लेकिन उसमें भाजपा को हाईलाइट करना, आपत्ति इस बात को लेकर रोहन गुप्ता जी उठा रहे थे, और इसी को लेकर कह रहे हैं कि यह है बीजेपी की मानसिकता। देखिए, भारतीय जन औषधि केंद्र में भाजपा किस तरह से हाईलाइट होती है।
जन औषधि केंद्र यदि नहीं चलेगा, जन औषधि केंद्र में यदि झूठी दवाइयां मिलेंगी, लोग जाकर वापस आ जाएंगे, तो भाजपा का दुष्प्रचार होगा। लेकिन जन औषधि केंद्र से काम होगा, जन औषधि केंद्र से गरीबों की भलाई होगी, तो आप जन औषधि केंद्र पर काली पट्टी भी बांध देंगे तो प्रधानमंत्री जी का प्रचार होगा। देखिए, प्रचार यदि विज्ञापन से होता तो अरविंद केजरीवाल ने तो विज्ञापन बंबई के अखबार में दे दिया था, दिल्ली के परीक्षा का। विज्ञापनों से यदि चुनाव जीती जाती तो बहुत सी सरकारें बन जाती, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को उन्नति के शिखर पर लाकर दुनिया के मंच पर जो पहली बार एक महत्वपूर्ण सशक्तिकरण के साथ एक स्थान दिया है, वह कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की मानसिकता पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ वारिस पठान भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता AIMIM। मैं उनके पास जाऊं उससे पहले रोहन जी छोटा सा काउंटर करिएगा, चूंकि सारी उंगली अब आपकी तरफ है। बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि आपको हर चीज में सिर्फ दिक्कत दिखती है। अब ये तो बात देश का है ना, ये तो देश की बात हो रही है। G20 तो देश के गौरव की बात है, इसमें भी आपको आपत्ति हो गई? देखिए, अभी उन्होंने कहा कि उस कमल में तिरंगा है। मैं आपके दर्शकों के सामने ये लोगो रखना चाहूंगा जो भाजपा के कलर है, क्योंकि भाजपा के कलर में सफेद कलर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शांति के वो लोग घोर विरोधी हैं। तो जो भाजपा के कलर है उसी कलर में ये लोगो है। ये आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। मुझे बताइए कहां पे है लोगों के अंदर सफेद कलर, कहां पे है? क्योंकि उनको शांति से कोई मतलब नहीं है। और राकेश जी, आपकी तो पार्टी ने और RSS ने हमेशा तिरंगे का विरोध किया है। आपकी तो मजबूरी मैं समझ सकता हूं। आपने तिरंगे का विरोध किया, आपने राष्ट्रगान का विरोध किया। और आपको एक चीज प्राची जी याद दिला दूं, जब देश के तिरंगे की बात हो रही थी तब नेहरू जी ने विरोध किया था कि कांग्रेस का सिंबल देश का सिंबल नहीं होना चाहिए। ये हमारी मानसिकता कभी नहीं रही। और आप लोग, जब आपने इनको सवाल पूछा भाजपा जन औषधि केंद्र का, इनके पास कोई गोलमोल जवाब देने से कब तक ये लोग दूर भागेंगे? आप लोग जन औषधि केंद्र। लेकिन रोहन गुप्ता जी, क्या सियासत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम मुद्दों पर सियासत करें? अगर उस लोगों पर कमल का फूल है तो आप क्यों ये भूल जाते हैं कि वो कमल का फूल हमारे देश का राष्ट्रीय फूल भी है? इस बात से थोड़ी ना इनकार किया जा सकता है। खैर, बोल रहा हूं कि अगर ये भाजपा सरकार नहीं होती तो नियत में नहीं होती शंका। जो लोग वैक्सीन सर्टिफिकेट में भी अपनी फोटो ऐसा थोड़ी ना होता है रोहन जी, आप दोनों घटनाओं को कैसे मिला सकते हैं? वो तो राष्ट्रीय फूल की बात हो रही है, वो तो राष्ट्र का गौरव ही बढ़ रहा है ना, अगर उस लोगों पर राष्ट्रीय फूल आ रहा है तो। हालांकि उस पर आपको जरूर आपत्ति है। मैं राकेश सिन्हा जी से मैं इस पर काउंटर लूंगी, लेकिन मैं मेरे साथ एक और मेहमान है रोहन जी, मैं उनको चर्चा में ले आऊं। एक सेकंड रुक जाइए राकेश सिन्हा जी, एक सेकंड, मैं ओपनिंग कमेंट ले लूं। वारिस पठान जी, यहां पर चर्चा इस बात को लेकर चल रही है। मैं सिर्फ एक पंक्ति में बोल दे रहा हूं, एक पंक्ति, सिर्फ एक पंक्ति, उसके बाद उनको लाइएगा। देखिए, वास्तव में क्या है, एक हिंदी में कहावत है, नाचे न जाने अंगनमा टेर। आपकी राजनीति विफल हो गई है, आपका नेतृत्व विफल हो गया, ठीक है। आपके पास विचारधारा नहीं बची है, आपके पास परिवार के 3 सदस्य और एक साइन बोर्ड कांग्रेस का बचा है। तो आप अब कमल की पुरानी स्टोरी पे राकेश जी, वो बार बार आपकी मानसिकता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं वारिस पठान जी को ले आती हूँ बीच में। वारिस पठान जी, नाचे न जाने अंगनमा टेर। ठीक, वारिस पठान जी, सवाल इस राजनीति के चलन को लेकर हो रहा है। राकेश सिन्हा जी, आपकी बात आ गई। अब वारिस पठान जी को चर्चा में ले आती हूँ। वारिस पठान जी, चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि राजनीति का कौन सा स्तर हो गया है जहां पर मुद्दे गौण हो गए हैं। या तो हम बात कर रहे हैं कमल के फूल की, तो उसमें आपत्ति है। हम बात अगर कहीं पर ट्रेन में हमला हो रहा है तो उस ट्रेन में अगर कोई पत्थर पड़ रहा है तो उसे हमले का रूप दिया जा रहा है। आपने भी इस बात का जिक्र किया था। पहला सवाल तो मेरा यही है, आप उस ट्रेन में थे अपने नेता के साथ, आप सुरक्षित हैं सर, सकुशल हैं? बिल्कुल सुरक्षित है, ऊपर वाले का बहुत बहुत करम है, अल्लाह का शुक्र करता हूँ। देखिए, हम लोग तो आ रहे थे अहमदाबाद से ना प्राची जी, हम तो ट्रेन में बैठे थे, वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर बैठे थे। अब अचानक से देखिए, अब तो ऐसा लग रहा है कि पत्थरों को भी हमसे बहुत प्रेम हो गया है। पत्थर वहां पर इंतजार कर रहे थे ट्रैक पे कि अभी यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस आएगी, और जिस बोगी में असद ओवैसी साहब, वारिस पठान बैठे, उसी बोगे पे हम अपने आप उछल के जाएंगे और वहीं की बोगी के ग्लास पे जाएंगे, जोरदार एक जादू की झप्पी देंगे और वहां पर ग्लास को क्रैक कर देंगे। अब यही समझाने में आ रहा है हम लोगों को। तो अचानक पत्थर उतरे, पूरी ट्रेन में 30-40 बोगी थे, कहीं पर नहीं गिरा। तो इतनी मोहब्बत हमको पूरे देशवासियों की है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे असद साहब तो लहला है पूरे देशवासियों की। वहां तो हो रहा है ये सब, मगर मोदी जी के वंदे भारत में हो ही रहा है प्राची जी। अब देखिए क्या हो रहा है, कभी जानवर आ रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो रहा है, तो कभी पत्थर अपने आप उछल के आ रहे हैं। तो कल मैंने सुना कि एक महिला को ट्रेन ने उड़ा दिया। तो बहरहाल अब ये भाजपा वाले यहाँ बैठे हुए राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मगर मैं तो पूछूंगा कि मेरे लिए देश का मेरा तिरंगा सबसे सर्वश्रेष्ठ है।
तिरंगा मेरी आन बान शान है, वो ये लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि ये आरएसएस वाले जो खोपड़ी है, ये तो सावरकर और गोवलकर वाली है। इन्होंने तो हमारे तिरंगा का 52 साल अपमान किया था। 52 साल तक तिरंगे को लोगों ने अपने नागपुर के हेडक्वार्टर में लहराया भी नहीं था, मगर यहां बैठ के रोज नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का हमको पाठ पढ़ाएंगे। आजादी की जंग की लड़ाई के वक्त जाने हम लोगों ने गवाई, राकेश सिन्हा और उनकी टीम ने नहीं गवाई थी, वो तो थे भी नहीं, वो तो माफीनामे पे माफीनामे लिखे जा रहे थे, जाने हमने गवाई। मगर आज हमको नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। बात नंबर 2, प्राची जी, अब ये क्यों कर रहे हैं ये लोग देश में? क्योंकि देश का युवा इनसे पूछ रहा है, मोदी जी आपने कहा था 2 करोड़ युवा को रोजगार मिल जाएगा, कहां है? मैं तो बेरोजगार हो गया हूं। मोदी जी आपने कहा था कि 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा, वो तो नहीं आया हमारे अकाउंट में। मोदी जी आपने कहा था कि देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, मगर आज तो डॉलर के बनिस्बत रुपया अब लगता है 100 तक भी चला जाएगा, सेंचुरी मार देगा। तो ये सारी चीजें, ये सारी जो सवाल है देश के नागरिक के, तो मोदी सरकार के पास इनका कोई जवाब नहीं है। अब जवाब भटकाने के लिए क्या हो रहा है? एक हिंदुत्व कौन बड़ा हिंदू की होड़ लगी हुई है। कभी मोदी जी चले जाते हैं, दिवाली के अवसर पर 15 लाख दीपक जला देते हैं, हिंदू अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने पहुंच जाते हैं वो, जबकि वो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, संविधान की शपथ लेकर आए हैं। देखिए मगर एक ही चीज को अपीजमेंट करना चाहते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम देखना, इसमें हिंदू मुस्लिम देखना, इस पर तो आप पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं ना वारिस पठान जी। हर चीज में हिंदू मुस्लिम देखना, भारतीय जनता पार्टी यही तो कहती है कि देश को बांटने का काम एआईएमआईएम करती है, क्योंकि आपको हर मुद्दे पर सिर्फ हिंदू और मुसलमान नजर आता है। अगर ट्रेन में पत्थर लग गया तो आपको नजर आ रहा है कि आपके नेता को टारगेट करके पत्थर मारा गया, जबकि रेलवे इस पे बयान जारी कर चुका है। नाम पूछिए क्यों? हाँ बिल्कुल, रेलवे का बयान आया है कि वहां से एक ट्रेन फास्ट गुजरी, वहां पर ट्रैक पे काम चल रहा था, वहां से पत्थर उड़ के आए और लग गए ग्लास पे। ठीक है, आपकी बात है, आपका नुकसान हुआ है, वंदे भारत का नुकसान हुआ है, मगर पत्थर का भी तो दिल देखो ना। मोहब्बत किससे है? असद ओवैसी से ही है, उसी बोगी पे आगे लगता है। 30 बोगी से पत्थर को प्रेम नहीं है प्राची जी। प्राची जी, प्रेम है पत्थर को सिर्फ असद ओवैसी, वारिस पठान उस बोगी में बैठे उन्हीं से। अब आपने कहा कि भाजपा वालों को इसमें हिंदू मुसलमान दिखता है, तो मैंने जो 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात की थी, मैं तो मेरे पूरे देश के युवाओं की बात कर रहा था। मैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको रोजगार मिले वो बात कर रहा था। मैंने जो 15 लाख का मोदी जी ने कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था खाली हिंदुओं के अकाउंट में जाएगा, मुसलमानों के अकाउंट में नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है वारिस पठान जी, मैं इन्हीं मुद्दों की बात कर रही थी और इनका जवाब लेना मुझे अच्छा लगेगा। मैं राकेश सिन्हा जी से इन तमाम सवालों के जवाब लूंगी। वारिस पठान जी, अच्छी बात है आपने ये मुद्दे उठाए, लेकिन आप ही के नेता बड़े बड़े मंचों से क्या बयान देते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खैर राकेश सिन्हा जी, क्योंकि दोनों ही आपके जो विपक्षी दल के सहयोगी बैठे हैं, दोनों ही इस बात को कह रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे वो वादे तो आप पूरा कर नहीं पाते हैं, लेकिन जब ब्रांडिंग की बात आती है, जब कहीं पर चुनाव चिन्ह चिपकाने की बात आती है, तो वो आप बखूबी कर देते हैं। इस पे आने से पहले मैं 3 छोटी छोटी टिप्पणी करूंगा। पहली बार वारिस पठान ने किसी पत्थरबाज की आलोचना की है। कश्मीर के पत्थरबाज को गले लगाने वाले आज कम से कम किसी पत्थरबाज की आलोचना करते हैं। इसी सुर में यह भी कह दें, जो कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, ये ऐसे ही नासूर लोग हैं। दूसरी बात, जिस तरह से आपने दिवाली के 15 लाख दिए के प्रति अपमानजनक तरीके से कहा हिंदू तुष्टीकरण, दिवाली इस देश की संस्कृति का प्रतीक है, उसका किसी सांप्रदायिक चेतना से जुड़ा हुआ चीज नहीं है। वो सत्य और असत्य की लड़ाई की जीत है, जो इस देश की परंपरा रही है। किसी इस तरह की भाषा का प्रयोग टेलीविजन चैनल में बैठकर इस देश की सिर्फ हिंदू जनता का नहीं, इस देश की विरासत से जुड़े हुए हर व्यक्ति का, चाहे उसका सांप्रदायिक चश्मा कुछ भी हो, आप अपमान कर रहे हैं, ऐसी भाषा मत बोलिए। तीसरी टिप्पणी मैं करूंगा, आपने जो रजाकारों की भाषा बोलना बंद कीजिए। गुलवलकर और सावरकर का मस्तिष्क, अरे सावरकर जी और गुलवलकर जी की आप एक पूछ भी नहीं हो सकते। ऐसे चिंतकों का, ऐसे देशभक्तों के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, हम तो उस रजाकारों के प्रति भी ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करते हैं जिसे कांग्रेस सरकार ने हिंदुस्तान से, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी, पाकिस्तान भेजा, जिसके वारिस आप हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश में जो 2 बड़े काम के मैं बताना चाहता हूं, जो डिबेट में नहीं आ पाता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। 3 लाख करोड़ रुपया उन लोगों से आया जिन लोगों को कांग्रेस ने टेलीफोन पर बैंक से पैसे देकर और एनपीए डिक्लेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया था। 3 लाख करोड़ महत्वपूर्ण नहीं है। यदि यह कानून नहीं आता तो यह संख्या 10 लाख करोड़ होती। भारत की बैंकिंग व्यवस्था, यहां तक कि एसबीआई जैसे बैंक विफल हो जाते। आप
क्या बात करते हैं? जो रियल मुद्दे है बात कीजिए। यह बिल कितना, यह कोड कितना महत्वपूर्ण है? 2 लाख करोड़ आना है, 5 लाख करोड़ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? यही 5 लाख करोड़ आया है जो किसानों तक पहुंच रहा है। यही 5 लाख करोड़ 80 करोड़ जनता तक खाद्यान्न के रूप में पहुंच रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश में पहली बार कैंसर की दवाई, ट्यूबरक्लोसिस की दवाई, किडनी की दवाइयां, इन सब दवाइयों पर नरेंद्र मोदी जी ने सामान्य लोगों को, बड़े लोग तो इलाज करा लेते थे। जन औषधि केंद्र किनके लिए है? अब पठान साहब कभी जन औषधि केंद्र जाकर देखिए। आप बड़े आदमी हैं, आप कोर्ट से बहुत पैसे कमाते हैं, 5 स्टार रहते हैं, एसी से चलते हैं, बिजनेस क्लास से चलते हैं, कभी कभी जन औषधि केंद्र पर जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सांसदों को प्रेरित भी करते हैं, जो प्रेरित नहीं होते उनको बाध्य करते हैं जाके जन औषधि केंद्र पर खड़े होने के लिए। हम जब इस देश में टीकाकरण हो रहा था तो हम सांसद, हम विधायक भारतीय जनता पार्टी का सभी प्रकार का जोखिम उठाकर लोगों तक जाते थे, उनको टीकाकरण कराने जाते थे। इसमें हमसे हम वोट लेने जाते थे। हम जान को जोखिम में डालकर वोट की राजनीति करते हैं। ठीक। आप टीकाकरण में कौन आए? तिरंगा की बात रोहन गुप्ता और बारिश पठान कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश की अमृत महोत्सव पर जो कांग्रेस दावा करती है कि आजादी की लड़ाई उसने लड़ी, आपने लड़ी, ठीक है, आपने आजादी दिलाई। प्रधानमंत्री देश के हैं, मैंडेट से आए हैं, जनादेश से आए हैं, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वोट से नहीं आए हैं। उस प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब कहा गया तिरंगा यात्रा वो देश का कार्यक्रम था, कहां राहुल गांधी गए, कहां बारिश पठान गए, कहां रोहन गुप्ता गए? तिरंगा से ये प्यार। ठीक है, देश की सरकार तिरंगा यात्रा निकालती है, राष्ट्र का प्रोग्राम होता है, राज्य का प्रोग्राम होता है, उसका ये बहिष्कार करते हैं। ठीक है, रोहन जी इस बात का जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं ना कि पूरा देश तिरंगा का फोटो लगा रहा है, ये नेहरू का चुनकर आए प्रधानमंत्री है ना, इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, और वो अगर कोई कदम उठाते हैं या उनकी तरफ से कुछ भी किया जाता है तो आपत्ति हो जाती है। सिर्फ विरोध करने की राजनीति हो गई है क्या? विरोध करने के लिए ही सिर्फ विपक्ष है क्या? बिल्कुल नहीं प्राची जी। देखिए मेरी बात की, जब मैंने ये कोई भी लोगो देखता है, ठीक है, किस चीज को प्राची जी, सॉरी मेरा फोन आ गया था, किस चीज को हाईलाइट किया जाता है? भाजपा। ये क्या नियत नहीं कि अभी उन्होंने कहा कमल लक्ष्मी जी के, कमल पे लक्ष्मी जी बैठती है पर वो गुलाबी कमल होता है। इन्होंने कहा तिरंगा, इस कमल में तिरंगा नहीं है, भाजपा के 2 रंगा है, नहीं चलेगा 2 रंगा, देश को चाहिए तिरंगा। और दूसरा, तिरंगा का विरोध नहीं किया गया इन्होंने, राकेश जी पूछिए, पूरे देश का इतिहास निकाल के देखिए। भारत छोड़ो जो हमारा आंदोलन था, अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने उसका विरोध किया है, तिरंगे का विरोध किया है, राष्ट्रगान का विरोध किया है, 52 साल तक तिरंगे को अपने कार्यालय पे नहीं फहराए। वो लोग आज तिरंगे की बात करें। नियत की खोट इसलिए है प्राची जी, अगर नियत में खोट नहीं होती, कमल भी होता, लक्ष्मी जी का कमल होता, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। पर भाजपा का कमल 2 रंगा, उसके ऊपर आपत्ति है और नियत पे आपत्ति है। कोई भी स्कीम हो, आज अन्न का अधिकार है, प्रधानमंत्री अन्न योजना है, पर फोटो रखना, वैक्सीन पे फोटो रखना क्यों? क्या जरूरत है? आप भारत सरकार का फोटो है, देश की सरकार की है। मुद्दा यहाँ पे व्यक्तिगत पब्लिसिटी की बात है कि आप 5,000 करोड़ देश के अपनी पब्लिसिटी के पीछे खर्च करते हैं, तो देश की जनता सवाल तो रोहन जी, यही तो राकेश जी कह रहे हैं कि वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी, कांग्रेस, मेरे आपके प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, और इसी लिहाज से उन्होंने फोटो रखा है। राकेश जी जवाब दे रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री नहीं है, मैं यही कहना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी देश के मुखिया है, पर प्रधानमंत्री जी सब कुछ नहीं है। आज वैक्सीनेशन, मुझे बताइए, इतने देश के सर्टिफिकेट, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरे विश्व में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, मेरे पास वो कंपैरिजन पड़ा हुआ है, किसी देश के प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन पे अपना फोटो नहीं लगाया है, किसी भी देश ने अन्न योजना पे, रैली पे अपने फोटो नहीं लगवाए, किसी भी देश में सरकार की योजना का नाम अपनी पार्टी के नाम से नहीं हुआ है, किसी भी देश की सरकारों ने 5,000 करोड़ खर्च नहीं किए। मुद्दा यहाँ पे ये है कि आप जब बात कर रहे हैं कि G20 पूरे देश की बात है, तब ये ओछी राजनीति मत कीजिए ना। आप लोग हर जगह पे राजनीति का मौका ढूंढ लेते हैं, और जब विपक्ष उसका सवाल पूछता है तो आप बोलते हैं कि देश की अस्मिता, भाजपा देश नहीं है, सवाल ये खड़े किए हैं, बीजेपी ये जवाब दे रही है कि ये जो कमल का फूल है, इसे राष्ट्रीय फूल किसने घोषित किया था? आप तो अपने ही सीनियर लीडर्स का अपमान कर रहे हैं। कमल के फूल को देखिए, कमल का फूल होना, हम लोग पूरा हमारे देश का फूल है, हम लोग उसका करते हैं। वो कौन सा फूल है? लक्ष्मी जी का अवतार है। वो कौन सा फूल है? देश का फूल है। उसका ओरिजिनल कलर क्या है?
पिंक कलर होता है, माता जी का जो कलर होता है। ठीक। यहाँ पे आप देखिए, अब आप कलर की बात करेंगे, ठीक है रोहन जी, अब आप कमल की बात करेंगे, आपको उसमें बीजेपी का कमल नजर आ रहा है, लेकिन मेरी जो लाइन है ना सर, मेरा जो सवाल है वो यही है कि हर चीज में राजनीति करना, लेकिन मुद्दे इसमें गौण हो जाते हैं, मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती। रोहन जी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा, ब्रेक से वापस फौरन लौटूंगी, फिर मैं यहीं से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप, मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। वारिस पठान जी, आपके पास आ रही हूं। सवाल इस बात को लेकर है, जो मैं एक लाइन लेकर चल रही हूं, सवाल यही है, जब जब चुनाव आते हैं मुद्दे कहीं इतर हो जाते हैं, कभी किसी हमले को लेकर चर्चा, कभी किसी घटना को लेकर चर्चा, कभी चुनाव चिन्ह को लेकर चर्चा, कभी G20 के लोगों को लेकर चर्चा। नहीं लगता आपको कि इस राजनीति के स्तर को थोड़ा उठ जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही बात है प्राची जी, आपका सवाल बहुत दुरुस्त है कि सबको राजनीति के स्तर को उठाना चाहिए, मगर ये तो जब से 8 साल से हम देख रहे हैं भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है तो किस तरह का मानसिकता ये लोगों ने देश का कर दिया है। मैं तो कहूँगा कि एक तरह से इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भाजपा वालों ने एक जंग सी छेड़ दी है। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तो ये सब किया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ अब देखिए, पहले लोग आ गए, हिजाब चालू कर दिया, हिजाब नहीं पहनना, उसके बाद मदरसों के ऊपर आ गए, उसके बाद कहीं किसी ने 2 रकात नमाज पढ़ ली तो उस पर FIR हो जाता है या इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो जाती है। तो हर रीत से एक सिस्टमेटिक तरीके से ये लोग ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ा है। अभी ये राकेश सिन्हा साहब यहाँ बैठे हैं, वरिष्ठ नेता है भाजपा के, ये 8 साल से लगातार भाजपा की झूठी झूठी तारीफ कर करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, मगर मुझे यकीन है कि इनको मिनिस्टर या आगे एक्सटेंशन नहीं देगा, क्योंकि बीजेपी का काम खत्म हो गया तो इनको भगा डालेंगे वो भी। इन्होंने कहा कि वारिस पठान नहीं सर, किसी पर भी कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करेगा। मैं पूछना चाहूंगा, मोदी जी कहाँ थे? नहीं, मेरे मित्र हैं, मैं बोल सकता हूं उनको। मुझे बताइए, आज़ादी की लड़ाई में मोदी जी कहाँ थे? इन्होंने कहा कि मोदी जी आज़ादी की लड़ाई में थे, वारिस पठान नहीं था। मैं राकेश सिन्हा को लेके चलूंगा दिल्ली में इंडिया गेट पे, मैं राकेश सिन्हा को लेके चलूंगा कब्रिस्तानों के ऊपर जहां पर हमारे मरहूमों की, हमारे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। राकेश सिन्हा, आप माफी मांगोगे देश के सामने आके, क्या वाकई में वारिस पठान ने सही बोला कि इतने लोगों ने देश की आज़ादी में जान दी है, हमारी जान गंवाई? तब RSS नहीं था, RSS तो हमारे तिरंगों को अपशुगन मानता था। RSS की नजर में तो भगवा कलर ही खाली शुभ था, इसलिए वजह से तो 52 साल तक अपने आपके हेडक्वार्टर पे नहीं चढ़ाया इसको। और सावरकर लोग क्या कर रहे थे? ब्रिटिशरों की गुलामी कर रहे थे, तलवे चाट रहे थे, माफीनामे लिख रहे थे। उस वक्त हमने आजादी दी। अब बात मुद्दे की आई आज की। अब मुझे बताइए प्राची जी, आज की तारीख में देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बढ़ती हुई महंगाई है। आपने इतने सारे सवाल कर लिए, राकेश सिन्हा ने एक भी बार उसका जवाब दिया? क्या हमारे पास ये पॉलिसी है कि हम इस रिसिप्ट डॉलर के मुताबिक रुपये को ऊपर लेकर आ जाएंगे, या हमारे पास ये पॉलिसी है कि हम इतने लोगों को रोजगार दे देंगे? बोलने का नहीं, सिर्फ बोल बचन नहीं, एक्शन चाहिए। उन्होंने क्या एक्शन लिया, इसका जवाब वो देंगे। लेकिन वारिस पठान जी, आपने अपने जवाब की शुरुआत इस बात से कर दी कि मुसलमानों के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है, मुसलमानों के खिलाफ ये कर रखा है, कभी हिजाब का मुद्दा, कभी मदरसों का मुद्दा। ये इस तरीके की राजनीति की तो मैं बात कर रही हूँ वारिस पठान जी। बिल्कुल नहीं, तो मैं तो सेकुलरिज्म की बात कर रहा हूं। जब ये लोग आते हैं बोलते हैं कि नहीं भाई देश ऐसा है, तो मैं तो हमेशा बोलता हूं कि हमारे देश का कोई धर्म ही नहीं है, कोई जाति को रिलीजन ही नहीं, हम तो सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की बात कर रहे हैं। मगर भाजपा सरकार तो संविधान का रोज गला घोट रही है। संविधान को मानते क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया है संविधान में कि मुझे क्या पहनना क्या ओढ़ना, वो लोग छीनना चाहते हैं। मेरे खाने के ऊपर तक बात आ गई कि मैं हलाल फूड नहीं खा सकता, ये फूड नहीं खा सकता। तो किस तरीके से ये लोग बोल सकते हैं कि इस देश को ये लोग सही दिशा में लेकर जा रहे हैं? प्राची जी, पूरा देश जनता देख रहा है। और आपने बिल्कुल मुसलमानों की, दलितों की, मजलूमों के आवाज थे, है और इंशाल्लाह रहेंगे। कौन बोलेगा उनकी तरफ से? क्योंकि एक तरफ तो देश में आप देख रहे हो ना कि तो ये नैरेटिव सेट करना बंद करिए ना। ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड सुनिए प्राची जी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। नहीं, नैरेटिव को लेके सवाल नहीं, मेरी बात यह है कि आज अगर मोदी जी गए दीपक जलाने, जलाइए, दिवाली का त्यौहार है, सब बनाते, मगर क्या ये हिंदू मेजोरिटेरियन अपोजिशन पॉलिटिक्स नहीं है? क्या ये 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री नहीं? तो वारिस पठान जी, इससे पहले इस देश ने वो भी राजनीति देखी है। नहीं सर, कांग्रेस के राहुल गांधी ने क्या कहा था? मैं जनेदार हूं। इससे पहले क्या आपने राजनीति नहीं देखी क्या? आपने नहीं देखी क्या इससे पहले? बड़ा एक आ गया है। नहीं, वारिस पठान जी, चश्मा लगाना बंद कर दीजिए ना। इससे पहले की राजनीति कैसे हुआ करती थी आपको नहीं पता है क्या? सुनिए, अगर दीपक जला लिया दीपावली पर जाकर तो कोई गुनाह नहीं हो गया सर। बड़ा आ गया RSS का मेन भक्त। दीपावली इस देश का त्योहार है। एक इनसे भी करिए
मैं तो इनसे भी एक बड़ा भक्त आ गया आरएसएस का, ठीक। जिसको हमने नाम दिया छोटा रिचार्ज, मैं राकेश केजरीवाल जी, साहब, वो तो और भी राकेश आगे जी, चले ऐसा है गए। क्या वो आप तो लोग बोलते मुद्दे हैं कि ऐसे नोट ले के आते हैं, ऊपर भी आप लोग चेंज बातें कर दो। ऐसे ले आते हैं नोट पे जिससे महात्मा गांधी के असल साथ समस्या भगवान पर जी चर्चा नहीं हो को पाती है। लगाया वारिस जाए। पठान जी रुक जाइए, इस बात का जवाब लेने दीजिए। असल समस्या पर चर्चा नहीं हो पाती है और मुद्दा कहीं और चला जाता है, हिंदू मुसलमान हो जाता है। आज अच्छा होता कि G20 में का जो मुद्दा होता है उस पर हम विमर्श करते हैं। आपके दर्शक भी थक गए होंगे सुन सुनकर, कम से कम मेरी भी बात सुनकर थक गए होंगे, और बहुत लोगों को याद हो गया है, उनको लगता होगा मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूं, लेकिन चूंकि प्रश्न पुराना है इसलिए उत्तर भी पुराना होगा। रजाकार के जिस पार्टी के हैं, उस पार्टी के संस्थापक कासिम रिजवी थे। कासिम रिजवी को जेल के अंदर बंद कर दिया कांग्रेस सरकार ने। 1965 में इस आधार पर छोड़ा गया कि सीधे जेल से निकलने के बाद पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने अपनी विरासत को ओवैसी के परिवार को दे दिया। ये इनकी पार्टी का इतिहास है। अब इस इतिहास को हम पैट्रियोटिक इतिहास कहेंगे, और जिस दिवाली से ये नफरत कर रहे हैं, 4 पीढ़ी पहले वारिस पठान के लोग, घर के लोग दिवाली मनाते थे। वारिस पठान जी पूजा पद्धति बदलने से संस्कृति नहीं बदलती है। और आपको अगली बार दिवाली में आमंत्रित करूंगा, दिवाली में आइए अयोध्या, आप आइए अयोध्या। ये विदेशी टोपी लगाकर इस देश के विरासत से आप दूर मत होइए। विदेशी टोपी लगाकर देश से दूर मत होइए। इस देश की भारतीयकरण कीजिए अपने आप का। कब तक आप रजाकारों के साथ रहेंगे? कब तक आप देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार लोग हैं? देश के बंटवारे के लिए और हैदराबाद में हिंदू महिलाओं पर, हिंदू घरों पर अत्याचार के लिए रजाकार जिम्मेदार हैं। मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। मैं मोदी जी, मैं छोटी सी दो बात बताना चाहता हूं। मैं जब छोटा था तो मेरी माँ के पास एक, सुन लीजिए मैं अपने एकदम मन से बात बता रहा हूं। मैं एक पार्टी प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रहा, आप सुन लीजिए। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ की उम्र उस वक्त, अच्छा बोलिए, सुन तो लीजिए, 30-32 साल थी। उस वक्त एक महिला आई और उसने कंप्लेन किया कि एक उनके घर की महिला गई शौच के लिए, तो किसी ने टॉर्च जलाया गांव में। वह संजोग से वो व्यक्ति अभी भी जीवित है, मैं नाम कैसे लूं। आज उस कठिनाई को, उस दर्द को जिस प्रधानमंत्री ने महसूस किया, उसी का नाम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। 11 करोड़ शौचालय बनना, पठान साहब, आपके घरों में हर कमरे में शौचालय होता है। बेटी के कमरे में शौचालय, वो बात आपकी ठीक है, वो बात आपकी ठीक है। चिंता कीजिए। मैं इन योजनाओं को डिनाई नहीं कर रही हूं, लेकिन फिर रोहन गुप्ता जी का एक पॉइंट है। जाता था उन महिलाओं की, रुकिए राकेश सिन्हा जी, फिर रोहन गुप्ता जी का एक पॉइंट है कि आप जो कुछ कर रहे हैं इस देश की भलाई के लिए कर रहे हैं ना, इस देश के लोगों के लिए कर रहे हैं। उसमें ब्रांडिंग करना, उसमें बड़े बड़े फोटो लगा देना, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हाईलाइट करना, ये कहां तक ठीक है? ये तरीका कहां तक ठीक है? ये रोहन गुप्ता जी का पॉइंट है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जिसमें ढूंढे, मैं अब कहूंगा कि सब लोग देश में चलें, हाथ को ढक कर चलें, क्योंकि हाथ कांग्रेस का निशान है। जहां भी मैं हाथ देखता हूं कांग्रेस का प्रचार हो जाता है, और कांग्रेस को सारे हाथ का प्रचार देके राहुल जी को लोग प्रधानमंत्री बना देंगे, सोनिया जी को राष्ट्रपति बना देंगे, रोहन जी उसमें गृह मंत्री और विदेश मंत्री हो जाए। अरे हाथ का पूरा चित्र देश के सभी घरों में मैं डाल देता हूं। राहुल जी को 5 वोट नहीं मिलने वाला। वोट पात्रता पर मिलती है। नरेंद्र मोदी जी की पात्रता है, इसके प्रधानमंत्री है। ठीक, आपकी पात्रता नहीं है, इससे घर के में भी बेगाने हैं। आप पात्रता की बात कीजिए, आप पॉलिसी की बात कीजिए, आप राजनीतिक परंपराओं की बात कीजिए, आप ऊल जलूल बातें करके देश की जनता को बर्बाद कीजिए। अब अगर बात चुनाव चिन्ह की आ जाती है तो हाथ को लेकर एग्जाम्पल दे रहे हैं राकेश सिन्हा जी। सवाल इसी बात को लेकर है ना कि हर एक मुद्दे पर यह ढूंढ लेना कि भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है, ये तो मुद्दों से हटाई देती है ना। प्राची जी, देखिए, इसी को बोलते हैं कि बेतुकी डिस्कशन। आपका शो पूरा देश देखता होगा, हंस रहा होगा कि आप माननीय सांसद है और कुछ बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है प्रचार करने का, हाथ की बात नहीं है। मैं भी माता जी को जाके कमल चढ़ाता हूँ हर रोज सुबह, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं प्रचार, बात यहाँ पे वो नहीं है। आप देश के लोगों के पैसों से जो आयोजन होता है, जो विज्ञापन होता है, उसके ऊपर अपनी जो तस्वीर छापते हैं, सवाल उसके ऊपर है। आप यहाँ पे गरीबों को दी जा रहे अन्य वाले बैग के ऊपर अपनी तस्वीर छापते हैं, उस पे है। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पे छापते हैं, उस पे है। जन औषधि में अपना नाम डालते हैं, उस पे है। किसी हाथ का विरोध या कमल का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, और कमल आपका नहीं है। दूसरी
अभी मैं डिस्कशन दोनों लोग के बीच में सुन रहा था। देश की जो मुख्य डिबेट है, जहां पे जनता के मुद्दे हैं, उसको कैसे डाइवर्ट करना, वो अभी मैंने दोनों के डिस्कशन से सुना। मुद्दा अब अगर विकास का होता प्राची जी, इनको अपने काम पे इतना भरोसा होता तो मार्केटिंग की कहां जरूरत थी? मार्केटिंग की जरूरत कब पड़ती आदमी को? कि जब लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते कि हमने काम किया, तो उनके विज्ञापन के माध्यम से फोटो छापनी पड़ती है कि ये नहीं, तो हमने ये किया। G20 का जो लोगो है, ये आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लग रही है रोहन गुप्ता जी? बिल्कुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, 100% मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? उसमें तो कमल का फूल है ना। मैं आपको बता रहा हूं, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि देश का जो सिंबल है वो कमल है। वो कमल कौन सा है? वो माता जी का कमल है जिसका कलर है पिंक। आप उसको ओरिजिनल उसमें रखिए। अच्छा, कमल के भी अलग अलग प्रकार हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कमल है देश का, ये कमल है। और इस कमल में जो इन्होंने ब्रांडिंग किया है, सिर्फ 2 कलर हैं जो भाजपा के कलर हैं। क्यों तिरंगा क्यों नहीं है? आपका तिरंगा का जो 52 साल का विरोध है वो G20 के सिंबल में भी दिखेगा। कहां है सफेद कलर जो शांति का कलर है? आपको शांति से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए तिरंगे के नाम पे दोरंगे का प्रचार करके देश को गुमराह मत कीजिए। देश माफ नहीं करेगा। आपने तिरंगे का विरोध किया, तब भी देश ने आपको 60 साल सत्ता से दूर रखा। अब इस प्रकार की गलतियों जो आपकी जो है उससे बाज आ जाइए, देश माफ नहीं करेगा। हकीकत यही है कि क्योंकि इनकी नियत में खोट है, इनको हर चीज में मार्केटिंग का मौका ढूंढना है, देश को गुमराह करना है और अपनी विफलताओं के ठीकरे जनता पे फोड़ के अपनी सत्ता की राजनीति को आगे बढ़ाना है। नहीं रोहन गुप्ता जी, लेकिन देखिए कमल का फूल तो कमल का फूल है। हालांकि आप उसके प्रकार गिना रहे हैं, मैं इस पर जरूर जवाब लूंगी। राकेश जी, कमल के फूल से आपत्ति नहीं है, आपत्ति कलर पर है। आपने जिस कलर का इस्तेमाल किया है उस कलर को लेकर आपत्ति है। मैं आ रही हूँ वारिस जी आपके पास, एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं। क्यों नहीं है कलर पे आपत्ति? नहीं, तिरंगा क्यों नहीं है? देखिए वास्तव में क्या है कि कांग्रेस पार्टी आज भटक चुकी है। उसके पास विचार नाम की चीज नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सामाजिक आर्थिक प्रगति से जो देश को पूरी दुनिया में एक स्थान मिला है। आप देखिए जो लंदन में घटना घटी, उस घटना पर दुष्प्रचार करने वाले ताकतें उजागर हो गई। क्यों घटी थी? इन्हीं के गृह मंत्री ने हिंदू टेररिज्म कहा था, उसी का उपयोग आज तक हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी देश को जो आज दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज चाहे बाइडेन हो या पुतिन हो या नए इंग्लैंड के राकेश जी, अगर हम बयान वीरों को याद करेंगे तो सर आपके भी बहुत बयान वीर हैं, फिर वो चर्चा थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो बयानों से मैं अपनी बात पूरी, प्राची जी मैं अपनी बात पूरी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप बीच में रोकिए। ये प्रधानमंत्री जी की जो निर्णायक भूमिका हुई है और भारत को जो एक स्थान मिल रहा है वो कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। इससे पेरिस में, लंदन में और लाहौर में बैठे हुए भारत विरोधी ताकतों के सुर में सुर कांग्रेस मिला रही है। जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की अहम भूमिका हो रही है, जब मुद्दों पर बहस होगी, जब दुनिया के विकास के बारे में, क्षेत्रीय विकास के बारे में बहस होगी, भारत उसका नेतृत्व कर रहा है, तब ये उसको विवाद में डालकर दुनिया को क्या संदेश कांग्रेस दे रही है, कृपया बता दीजिए। और आप जाकर अपने तिरंगा झंडा को बदल लीजिए, क्योंकि देश के झंडा और आपके झंडे में साम्य है। आप रंग बदलिए, कल जाकर निर्णय लीजिए कि झंडा बदलिए। रंगों की राजनीति। वारिस पठान जी, आज तक की नहीं, देखिए अभी राकेश सिन्हा साहब ने बहुत बड़े बड़े झूठ बोले मेरे बारे में कि मैं हिंदुओं के खिलाफ हूँ, मैं दिवाली के खिलाफ हूँ। तो सुन लो राकेश सिन्हा जी, प्राची जी, मैं तमाम आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हम हमारे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ ना कभी थे, हैं ना इंशाल्लाह कभी रहेंगे ना। हमको दिवाली से कोई आपत्ति है। हाँ, हमारी लड़ाई उस आइडियोलॉजी से है आरएसएस की, जो हमारे मुल्क के सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं, जो हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, और जो हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का कातिल है, जो देश का सबसे पहला आतंकवादी है नथुराम गोडसे, उसकी जो पूजा करते हैं। हमारी लड़ाई उस मानसिकता के साथ थी, है और हमेशा से रहेगी। ये समझ लो राकेश सिन्हा साहब। अब बात नंबर 2, आपने फिर इनसे सवाल किया कि आप बताइए हमको के मुद्दे के ऊपर क्यों आप बात नहीं करते, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी पे। इन्होंने जवाब दिया, नहीं जवाब देंगे ये, क्योंकि भाजपा का एजेंडा चुनाव का थोड़ी है बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई। ये एजेंडा नहीं है। भाजपा तो अपने ओरिजिनल एजेंडा पे आ गई, गाय, गंगा, मंदिर, इसी एजेंडा के ऊपर पूरे देश को ये लेके चले जाएंगे और फिर बोलेंगे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है हमारे भारत देश को। किस तरह से बनेगा राकेश सिन्हा? हाँ, अरे हमारे हिंदू भाई अब तो फोन करके मेरे को बोल रहे हैं, वारिस भाई किस दिशा में मोदी जी देश को लेके जा रहे हैं? राम नाम के ऊपर आपने वोट ले लिया, राम जी का मंदिर बनाने के लिए आपने चंदा इकट्ठा कर दिया, वही हमारे हिंदू भाइयों के पैसे लगे तो उसमें तो आपने घपला कर दिया।
ये सही है क्या? हमारे हिंदू भाई भी सवाल कर रहा है आप लोगों से, मगर नहीं, आपको एक ही मोदी मोदी, उसके सिवा तो आपको कुछ दिखता नहीं है। चलिए बताइए ना मेरे को, गुजरात चुनाव आने के पहले आपको सब क्यों याद आ जाता है? यूसीसी क्यों याद आ जाता है? हिमाचल चुनाव आने के पहले, गुजरात चुनाव आ जाने के पहले, क्या पहले से नहीं था क्या ये? मतलब एक ही साफ बात है कि आपका जो लोगों के प्रति, जनता के प्रति जो वादे थे वो सारे के सारे फेल हो चुके हैं। आप वो वादों को कंप्लीट नहीं कर सकते, लिहाजा इसलिए जनता का माइंड भटकाने के लिए आप सिर्फ चुनाव के अंदर एक गिमिक करते हो। मोदी जी एक गिमिक मास्टर बन गए हैं कि चुनाव आया, अब ये नया एक पैतरा चलो और वोट हासिल करो। वारिस पठान जी, लेकिन इसमें आप कहाँ पीछे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए देश की जनता। ऐसा कर रही है तो वारिस पठान इससे अलग कैसे हो गए? आपने जब अपने जवाब की शुरुआत की है, आपने जरूर ये कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है। क्या हो रहा है इस देश में ऐसा? अपने ही देश में मुसलमानों को क्यों डराया जा रहा है? अच्छा, तो प्राची जी, आपके हिसाब से वारिस पठान इस देश का प्रधानमंत्री है, वारिस पठान होम मिनिस्टर है और पूरे देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का बीड़ा वारिस पठान के कंधों पर है, आपका ये बोलना है? मैं तो सरकार में जो बैठे उनसे सवाल करूंगा ना, अगर हाँ इनके पास जवाब नहीं है, ये नहीं संभाल सकते सत्ता, मुद्दे तो टाटा भटकाने की गुड बाय, राजनीति चले है, जाइए, कोई भी दूसरों को लाइए, राजनीतिक वो दल पीछे संभाल नहीं लेंगे। है। वारिस पठान जी, आप गलत समझ गए। मैं कब कह रही हूँ आपसे कि आप सवाल नहीं कर सकते हैं सत्तारूढ़ दल से? कल कर सकते हैं और मैं भी उनसे ही सवाल करूंगी जी, लेकिन सवाल में आपने ये कहा ना कि आप भी तो ये बात नहीं कर रहे। मैं तो चाहता हूं, अरे तो सर, आपके जवाब की शुरुआत भी तो इसी बात से हो रही है कि मुसलमान परेशान है, मुसलमान को डराया जा रहा है। आपकी शुरुआत भी तो इसी बात से हो रही है ना। कोई तो बदलेगा ना, कोई तो मुद्दों पर खींच कर लाएगा। मैं तो ये नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट मुझे रोज बांटते हैं तो क्या बोलूंगा? डेली मुझे इनसे सुनना है, अरे भाड़ में गया, तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए राकेश सिन्हा, अपना सर्टिफिकेट अपने जेब में रखो, अचार डाल के खाओ, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म का इस देश के लिए। हम तो 1947 से जिन्ना की टू जनरेशन थ्योरी को ठुकरा के हमारे देश में हम बैठे बाय बर्थ और बाय चॉइस, और जिनको जाना था पाकिस्तान चले गए, रिजवी वगैरह जिसको जाना था चले गए। आज मजलिस इत्तेहाद तो उस बात को कोई डिनाई भी नहीं कर रहा वारिस पठान जी, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा है। कौन आपसे पूछ रहा है? कोई आपसे नहीं पूछेगा। इस देश, सर, इस देश में बलिदान सबने दिया है और उस बलिदान का कोई सांप्रदायिक रंग नहीं हो सकता है। आप समझिए, वो देश के लिए बलिदान। आरएसएस ने नहीं दिया है। नहीं, प्लीज प्लीज प्राची जी, आप नहीं बोलिए, झूठ नहीं बोलिए। प्राची जी, आपको रोका जाएगा झूठ बोलने पर। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ वारिस पठान जी, आप अपने शब्दों का खेल मेरे साथ मत खेलिए। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं इस देश के लोगों की बात कर रही हूँ। उसमें आप बांट लीजिए कि कौन सी आरएसएस, कौन सी कांग्रेस, कौन सी बीजेपी, कौन सी एआईएमआईएम। मैं देश के लोगों की बात कर रही हूँ, मैं हिंदुस्तानियों की बात कर रही हूँ। जवाब दी राकेश सिन्हा जी। प्राची जी, राकेश सिन्हा जी, सवाल का जवाब राकेश सिन्हा जी, मैं देश की आजादी के लिए क्या बलिदान दिया? मैं वारिस पठान जी, मैं बहस आरएसएस पे थोड़ी ना बुलाई है मैंने जिस मुद्दे पर बहस बुलाई है उस मुद्दे पर रह जाएं क्या? ये तो आरएसएस के राकेश सिन्हा कहा के देखिए, अरे राकेश सिन्हा आरएसएस के अरे रुक जाइए वारिस पठान जी, आपको चर्चा सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर करनी है और फिर उसके बाद में आपको सवाल भी खड़े कर देने हैं। राकेश सिन्हा जी, मैं घूम फिर के उसी सवाल पर आ जाती हूँ जो सवाल था। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, देश के मुद्दों वारिस पठान जी कान खोल, बीजेपी पर मैं क्या कर सकता हूँ? वारिस पठान जी, आपने कहा हिंदू विरोधी नहीं है, मुझे सुनकर अच्छा लगा, देश को अच्छा लगा, सबको किसी का विरोधी नहीं होना चाहिए। कहते कहते आपने किस अंदाज से गाय और गंगा का नाम लिया। यानी नमामि गंगे का जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी का, वह बहुमतवाद का प्रोग्राम है क्या? गंगा की स्वच्छता का प्रोग्राम, गंगा का नाम लिया। यानी नमामि गंगे का जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी का, वह बहुमतवाद का प्रोग्राम है क्या? गंगा की स्वच्छता का प्रोग्राम क्या? गंगा आरती का प्रोग्राम? और गंगा के बारे में जो प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बातें कहते कि आप गंदगी मत फैलाइए, केमिकल्स की इंडस्ट्री की चीजें वहां ना जाए, ये भारतीय जनता पार्टी या हिंदुओं का सिर्फ प्रोग्राम है? गाय की सुरक्षा और गाय का संरक्षण, गाय का संवर्धन और गाय की पूजा सिर्फ हिंदुओं का कार्यक्रम है। 4 पीढ़ी पहले आपके घर के लोग गाय की पूजा करते। आप वो संस्कृति, आप कहिए 4 पीढ़ी पहले आप अरब से आए थे क्या? आप अरब से आए थे क्या? क्या आपके दादे परदादे अरब देश से आए थे क्या? इस देश के थे कि नहीं? इस देश के थे तो इस सभ्यता संस्कृति के आप अभिन्न अंग हैं। हम इतना ही चाहते हैं, आपकी पूजा पद्धति नहीं बदले, पूजा पद्धति का हम संरक्षण करेंगे, लेकिन सभ्यता और संस्कृति से जुड़िए। जहां तक बात आती है, इनसे पूछे G20 का एजेंडा क्या है। भारत 1 दिसंबर से G20 का प्रेसिडेंसी ले रहा है।
भारत के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। जब रूस यूक्रेन वार चल रहा है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नाजुक दौर पर भारत को यह प्रतिष्ठित जिम्मेदारी मिल रही है। इस प्रतिष्ठित जिम्मेदारी मिलने का एक बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत है। आप उस शख्सियत को स्वीकार कीजिए। प्रधानमंत्री जी की शख्सियत का फायदा सिर्फ बीजेपी को नहीं हो रहा है, इस देश को हो रहा है, इस देश के सब नागरिकों को हो रहा है। आज बारिश पठान जी आप दुनिया में जाते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा पहले से अधिक होती है। पहले जब मनमोहन सिंह जी के राज में, राजीव गांधी जी के राज में विदेश ठीक है राकेश सिन्हा जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर था, जब इतना अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जब देश के प्रधानमंत्री को देश की चिंता है, तो इतनी ब्रांडिंग की जरूरत क्या है? रोहन गुप्ता जी ने तो बता दिया कमल के प्रकार हैं। लक्ष्मी जी को चढ़ाने वाला कमल अलग है, लेकिन जो आपने लोगों में लगाया है वो बीजेपी का कमल लग रहा है। देखिए जिसकी जैसी नजर होती है वैसा देखता है। हम तो पुष्पराज को कमल देश की प्रॉस्पेरिटी का, भारत की प्रॉस्पेरिटी का नहीं, हम G20 दुनिया की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करता है। उसके एजेंडा को देख लीजिए। इस बार जो एजेंडा आने वाला G20 का, जिसमें भारत निर्णायक भूमिका निभा रहा है, प्रधानमंत्री जिस लोगों का जिसका लोकार्पण किया है। मेरे पास समय यहीं तक था, समय मेरे पास समाप्त हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।